afternoon, friend. Today we discuss the topic analysis of financial statement. The process of critical evaluations of the financial information contained in the financial statement in order to understand and make decisions regarding the operation of a firm is called financial statement analysis. सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो होता है जो कि कोई भी कंपनी ईयर ऑफ द एंड प्रिपेयर करती है टू नो द एक्चुअल कंडीशन ऑफ अ बिजनेस, आइदर ही गेट प्रॉफिट और लॉस. ठीक है. और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने से कंपनी को क्या आउटपुट मिला है, ठीक, उस आउटपुट को एनालाइज करने के लिए ही हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं. ठीक है, जिसके थ्रू हम ये फ्यूचर में डिसीजन ले सकें अपने बिजनेस से रिलेटेड कि आखिर हमें कौन कौन से ऑपरेशंस में फर्म के ऑपरेशंस के लिए हेल्पफुल रहेंगे, कौन से स्टेप्स हमको लेने होंगे. ठीक. इट इज बेसिकली अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप among various financial fact and figure as given the set of financial statement. अगर हम देखें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है बेसिकली स्टडी करता है और रिलेशनशिप बताता है फाइनेंशियल फैक्ट के बारे में और जो भी हमारे फाइनेंशियल फिगर्स होते हैं. ठीक. एंड द इंटरप्रिटेशन देयर ऑफ टू गेन एन इंसाइट इनटू द प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द फर्म टू एसेस द फाइनेंशियल हेल्थ एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट. और उसके थ्रू ये स्टेटमेंट बनाने के बाद, एनालाइज करने के बाद हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंटरप्रिटेशन करना होता है. इंटरप्रिटेशन करने से ही हमको ये पता चलता है कि आखिर हमने कितना गेन किया हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है हमारे बिजनेस में, और हम अपने बिजनेस की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए और कौन कौन से स्टेप ले सकते हैं, और हमारे बिजनेस की जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसके बारे में भी एसेस कर सकते हैं. द टर्म फाइनेंशियल एनालिसिस इंक्लूड बोथ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. जो फाइनेंशियल एनालिसिस होता है उसमें दोनों ही टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. फर्स्ट वन इज एनालिसिस एंड सेकेंड वन इज इंटरप्रिटेशन. द टर्म एनालिसिस मीन्स सिंप्लीफिकेशन ऑफ अ फाइनेंशियल डाटा बाय मैथोडिकल क्लासिफिकेशन गिवन इन द फाइनेंशियल सिस्टम. एनालिसिस मीन जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी फाइनेंशियल डाटा को सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में लाना और उसका एक मैथोडिकल्स जो भी मेथड है उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन करना. ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, किसी भी चीज को एनालाइज करना. इंटरप्रिटेशन मीन एक्सप्लेनिंग द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द डाटा. और जो डाटा हमने कलेक्ट किया हुआ है उसको एक्सप्लेन करना, उसके सिग्निफिकेंस को बताना ही हमारा इंटरप्रिटेशन होता है. दीज टू आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. बेसिकली देखा जाए तो जो भी हमारा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन है दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. विदाउट एनालिसिस इंटरप्रिटेशन इज नथिंग एंड विदाउट इंटरप्रिटेशन एनालिसिस इज नथिंग. तो हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. नाउ लेट्स सी द सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस किया जाता है तो वो किस लिए किया जाता है, उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है. ठीक है, तो फाइनेंशियल एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द फर्म बाय प्रॉपरली एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस आइटम ऑफ द बैलेंस शीट एंड द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. जैसा कि फाइनेंशियल एनालिसिस के बारे में जानते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि आइडेंटिफाई करता है हमारे फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को, कि हमारी एक्चुअल में फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है कितनी ईयर ऑफ द एंड, एंड उसमें कौन कौन सी ऐसी वीकनेस रह गई हैं जो कि एक फर्म को इम्प्रूव करनी चाहिए. ठीक. और ये बेसिकली जो है एक रिलेशनशिप बताता है हमारे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में. ठीक है, जब कभी भी हम कोई भी कंपनी सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करती है तो उसका जो भी प्रॉफिट आता है उसको वो ट्रांसफर करती है अपने बैलेंस शीट में. तो दोनों में एक दूसरे से रिलेशनशिप को भी ये फाइनेंशियल एनालिसिस कैन बी अंडरटेकन बाय मैनेजमेंट ऑफ द फर्म or by parties outside the firm, owners, trade creditors, lenders, investor, labor union, analyst and others. फाइनेंशियल एनालिसिस जो है वो कोई भी कर सकता है, चाहे वो मैनेजमेंट हो फर्म का या कोई आउटसाइडर पार्टीज हो. ठीक है, जैसे कि क्रेडिटर्स हो सकता है, लेंडर्स हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, लेबर यूनियन हो सकती है, एनालिस्ट हो सकते हैं और अदर हो सकते हैं.
बेसिकली होता क्या है कि अब कोई भी अगर हमारी कंपनी में पैसे को इन्वेस्ट करेगा तो वो हमारी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशंस को जानना चाहेगा। ठीक, तो फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसे तो उसको पता नहीं चल सकती, तो फाइनेंशियल कंडीशन को जानने के लिए हम उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे सकते हैं, जिसको वो एनालाइज करके ये डिसाइड कर सकता है कि हम मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए इस कंपनी में या नहीं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कौन किस पर्पज से ले रहा है एनालाइज करने के लिए। ठीक है, तो आप देखते हैं कि फाइनेंशियल एनालिसिस जो है वो डिफरेंट यूजर्स के लिए कैसे हेल्पफुल है। ठीक है, या उनके लिए उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट वन, फाइनेंस मैनेजर। Financial analysis focuses on the fact and relationship related to managerial performance, corporate efficiency, financial strength and weakness and credit worthiness of the company। ठीक, फाइनेंशियल एनालिसिस जो होता है बेसिकली वो फोकस करता है और रिलेशनशिप बताता है जो भी हमारी मैनेजरियल परफॉर्मेंस होती है। ठीक, कॉर्पोरेट की जो भी एफिशिएंसी होती है, जो भी हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होती है कि कितना हमारा ईयर ऑफ द एंड प्रॉफिट हो सकता है और हम अपनी कंपनी का ग्रोथ किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक, वीकनेस, जो भी हमारी वीकनेस होती है, ठीक है, कि हमें इन इन चीज़ों पे वर्क करना चाहिए जिससे कि हमें फ्यूचर्स में कोई भी लॉस बियर ना करना पड़े। ऑन क्रेडिट वर्दनेस ऑफ द कंपनी, और बेसिकली जो हमारी कंपनी की क्रेडिट भी होती है वो इसी पे ही डिपेंडेंट होती है। A finance manager must be well equipped with the different tools of the analysis to make rational decision for the firm। जो हमारे फाइनेंस मैनेजर्स होते हैं उनको भी एक तरीके से डिफरेंट टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं कि हमें अपनी कंपनीज के लिए कौन कौन से डिसीजन लेने हैं जो कि हमारी कंपनीज को हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, अगर हम उनके टूल्स के तौर पे कहें तो वो कई ऐसे अकाउंटिंग डाटास को प्रिपेयर करते हैं। ठीक, जिससे कि उन्हें कंपनीज की ऑपरेटिंग पॉलिसीज में काफ़ी हेल्पफुल हो रहती है। अगर उनको कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहती है और क्रेडिट रेटिंग के लिए भी हेल्पफुल रहती है, और इसके थ्रू ही वो अपनी एफिशिएंसी को भी एनालाइज कर सकते हैं। ठीक, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। Next point is top management. The importance of financial analysis is not limited to the finance manager alone। जो फाइनेंशियल एनालिसिस के इंपॉर्टेंस होते हैं वो केवल फाइनेंस मैनेजर के लिए नहीं होते, बल्कि ये टॉप मैनेजमेंट में भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। इट हैज़ अ ब्रॉड स्कोप विच इंक्लूड टॉप मैनेजमेंट इन जनरल एंड अदर फंक्शन मैनेजर। इसका स्कोप जो है वो काफ़ी ब्रॉड होता है, जिसमें हम जनरल और फंक्शन मैनेजर को भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ अ फर्म वुड बी इंटरेस्टेड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल एनालिसिस। जो हमारा फर्म का मैनेजमेंट होता है वो भी इस चीज़ में इंटरेस्टेड होता है कि उसको हर एस्पेक्ट की एनालिसिस मिलती रहे। ठीक, इट इज़ देयर ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शो दैट द रिसोर्सेज ऑफ अ फर्म आर यूज्ड मोस्ट इफिशिएंटली एंड द फर्म फाइनेंशियल कंडीशन इज साउंड। और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो भी उन रिसोर्सेज, जो भी फर्म के रिसोर्सेज होते हैं, उसके थ्रू ये एनालाइज करके पता करें कि जो फर्म की फाइनेंशियल कंडीशंस हैं वो सही है या नहीं है। ठीक है, फाइनेंशियल एनालिसिस हेल्प द मैनेजमेंट टू मेजरिंग द सक्सेस ऑफ अ कंपनी ऑपरेशन। ठीक, और जो फाइनेंशियल एनालिसिस होता है उसके थ्रू टॉप मैनेजमेंट भी जो है कंपनी की सक्सेस के बारे में पता कर सकता है, और लोगों की जो भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं या उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है उनके बारे में भी पता कर सकता है। और एंड द इवेलुएटिंग सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, और बेसिकली जो पूरा कंट्रोल होता है वो टॉप मैनेजमेंट के द्वारा ही होता है, तो उसको भी वो एनालाइज करने में हेल्पफुल करती है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेड पेपर। ट्रेड पेबल्स लाइक हमारे क्रेडिटर्स हो गए या बिल पेपर्स हो गए। ठीक, ट्रेड पेपर्स थ्रू एन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रेजेस नॉट ओनली द एबिलिटी ऑफ अ कंपनी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन बट ऑल्सो जस्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कंटिन्यू एबिलिटी टू मीट इट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन इन फ्यूचर। जो भी हमारे ट्रेड पेबल्स होते हैं वो भी एनालाइज करना चाहते हैं हमारी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ताकि उन्हें ये पता लग सके कि जो कंपनी है हमारी वो टाइम टू टाइम जो है वो पेमेंट कर सकती है कि नहीं कर सकती, हमारे डेब्ट को क्लियर कर सकती है कि नहीं कर सकती। ठीक है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। ठीक, तो इसीलिए वो जो है इन सब स्टेटमेंट को देखने के बाद ही वो उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, ट्रेड पेबल्स आर आल्सो पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन द फर्म एबिलिटी टू मीट
देयर क्लेम ओवर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम। और वो हर क्रेडिटर से चाहता है कि जो उसका पेमेंट है वो काफ़ी शॉर्ट पीरियड में ही उसको रिसीव्ड हो जाए, ठीक। तो इसके लिए वो कंपनी की लिक्विडिटी और परफॉर्मेंस को जानने के लिए भी एनालिसिस करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज लेंडर्स। Suppliers of a long-term debt are concerned with the firm's long-term solvency and survival, ठीक। जो भी हमारे लेंडर्स होते हैं वो बेसिकली हमें लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं और वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू एनालाइज करके ये पता कर सकते हैं कि भाई कंपनी की सॉल्वेंसी कैसी है, क्या वो हमें विद इन टाइम में डेब्ट को क्लियर कर सकती है या नहीं क्लियर कर सकती है, ठीक है, और कंपनी सर्वाइव कर सकती है कि नहीं कर सकती है, ठीक। तो वो सब डिटेल जो है उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू ही रिसीव्ड होते हैं, ठीक, जब उसको वो एनालाइज करते हैं। दे एनालाइज द फर्म ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और वो जो है फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी को भी टाइम टू टाइम जो है एनालाइज करते हैं, उसकी एबिलिटी को एनालाइज करते हैं कि वो कैश जनरेट कर सकती है नहीं कर सकती है, और उनके इंटरेस्ट को वो रिपे कर सकती है कि नहीं कर सकती है, उनका जो भी प्रिंसिपल है ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं जो है वो उनका पैसा सारा डूब जाए, ठीक। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वेस्टर हु हैव इन्वेस्टेड देयर मनी इन द फर्म शेयर्स आर इंटरेस्टेड अबाउट द फर्म अर्निंग। भाई जो भी इन्वेस्ट करेगा कंपनी में तो वो भी एनालाइज करके पता करेगा इन्वेस्ट करने से पहले कि जो भी कंपनी है उसकी आखिर अर्निंग एबिलिटी कितनी है, क्या कंपनी इतना अर्न कर पा रही है। अगर कोई कंपनी अर्निंग होगी तभी तो वो प्रॉफिट अर्न करेगी, जब वो प्रॉफिट ही अर्न नहीं करेगी तो वो कैसे डेब्ट का पे करेगी। तभी उस सबको देखने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टर भी जो है उस कंपनी में पैसे को इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, और वो ये देखेगा कि कंपनी की जो रिस्क बेयरिंग पॉसिबिलिटी है वो कितनी है, ठीक है, फ्यूचर में उसको प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है। इन सब चीज़ों को वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करके भी कंपनी के कर सकता है, ठीक। Next point is labor union. Labor union analyze the financial statement to assess whether it can presently afford the wage increase or whether it can absorb a wage increase through increased productivity or by raising the price, ठीक। जो भी लेबर यूनियंस होती है वो भी कहीं भी काम करते समय इन सब चीज़ों को ध्यान रखती है कि अगर हम जहाँ पे काम कर रहे हैं तो क्या वो कंपनी हमें टाइम टू टाइम हमारे वेजेस का पेमेंट कर सकती है कि नहीं कर सकती है। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी जो है वो लॉस में चल रही है या कंपनी को फ्यूचर्स में प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो कोई भी यूनियन भी जो है वो सुटेबल तरीके से वर्क में इंगेज नहीं होगी, ठीक। कुछ अदर्स हमारे हैं जैसे कि द इकोनॉमिस्ट रिसर्चर ETC एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू स्टडी द प्रेजेंट बिजनेस एंड इकोनॉमिक कंडीशन। जैसे कि हमारे इकोनॉमिस्ट होते हैं, रिसर्चर होते हैं, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं और ये पता करते हैं कि बिजनेस की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो कैसी है, ठीक। द गवर्नमेंट एजेंसी नीड इट फॉर प्राइस रेगुलेशन, टैक्सेशन एंड अदर सिमिलर पर्पज। और जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करके ये पता कर सकती है और टैक्सेशन भी लगा सकती है, रेगुलेशन प्राइस रेगुलेशंस के बारे में प्राइस रेगुलेशन भी कर सकती है और प्राइस रेगुलेशंस भी कर सकती है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हम देखेंगे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम एनालाइज कर रहे हैं आखिर क्यों कर रहे हैं, उसका क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवील इंपॉर्टेंट फैक्ट कंसर्निंग मैनेजरियल परफॉर्मेंस एंड द एफिशिएंसी ऑफ अ फर्म। जो भी हमारी एनालिसिस होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वो ये रिवील करती है कि हमारी मैनेजरियल परफॉर्मेंस कैसी है और फर्म की इफिशिएंसी भी कैसी है, ठीक है, वो वर्किंग प्रॉपरली कर रही है नहीं कर रही है। और इसके एनालिसिस के थ्रू हम फर्म की वीकनेस को, उसकी स्ट्रेंथ को भी पता कर सकते हैं, ठीक है। और फ्यूचर्स में हमें जो भी प्रॉफिट होने वाला है या लॉस होने वाला है उसको भी एनालाइज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज टू एसेस द करंट प्रॉफिटेबिलिटी एंड द ऑपरेशन एफिशिएंसी ऑफ द फर्म एज होल एज वेल एज इट्स डिफरेंट डिपार्टमेंट सो एज टू जज द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द फर्म। इसका पहला ऑब्जेक्टिव यही होता है कि ये सबसे पहले ये बताती है कि हमारी करंट जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है और फर्म की एफिशिएंसी कितनी है, ठीक है, और फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में। नेक्स्ट वन, टू असर्टेन द रिलेटिव इम्पोर्टेंस
ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ फर्म। और दूसरी चीज़ ये बताती है कि हमें उसके रिलेटिव इंपॉर्टेंस कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और किसके थ्रू फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो पता की जा सकती है फर्म की। ठीक। थर्ड वन, टू आइडेंटिफाई द रीजन फॉर चेंज द प्रॉफिटेबिलिटी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ फर्म। और ये आइडेंटिफाई करती है कि हम कौन कौन से चेंजेस फ्यूचर में कर सके जिससे कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशंस जो है कंपनी की वो इंक्रीज कर सके। ठीक है। फोर्थ वन, टू जज द एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू रिपे इट डेट एंड असाइनिंग द शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ अ फर्म। और ये जज करती है कि कंपनी की डेप्ट जो है वो एबिलिटी कितनी है, ताकि वो लोगों को रिपे कर सकती है, शॉर्ट टर्म लोन को भी रिपे कर सकती है, लॉन्ग टर्म लोन को भी रिपे कर सकती है या नहीं। ठीक है। तो लिक्विडिटी पोजीशंस को भी पता करना इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।